हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल कोड M4R5 को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT को, और आज बात करेंगे ओ लेवल जनवरी 2021 में पूछे गए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चंस के दो पार्ट होंगे। एक्चुअली में इन क्वेश्चन के नंबर कुछ और थे आपके पेपर में, मैंने इनको 1 और 2 नंबर दिया है, तो वो हम देख लेंगे जो भी इसका नंबर था। लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछे गए थे। मैंने इन क्वेश्चन का आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करी है। आपको बेसिकली ये समझाना है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप से आपको आंसर करना है, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है आंसर लिखते टाइम, ठीक है। तो मैं वीडियो के दौरान आपको कुछ टिप्स भी देती रहती हूँ कि आप ऐसे लिखो, तो उनको आप ध्यान में रखे करो, ठीक है। क्योंकि नंबर लाने के लिए थ्योरी पार्ट में आपको एक तरीके से थ्योरी लिखनी पड़ती है। ये नहीं कि आप कुछ भी पैराग्राफ में लिख के आ जाओ आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको रेलिवेंट चीज़ें लिख के आनी होती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और एक अच्छे तरीके से, ताकि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए कि इसने आंसर कैसे लिखा है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे गेस्ट पेपर्स की। 8 गेस्ट पेपर्स लॉन्च हो चुके हैं, आप ले सकते हैं। 200 रुपीज़ इसका प्राइस है। फीचर्स इसके ये हैं कि ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है विद आंसर की, और हर मॉड्यूल के 2 पेपर्स हैं। पाइथन का पार्ट 2 का पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है, और बाकी पार्ट 1 में जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो गेस्ट पेपर्स बहुत से बच्चों ने लिए हैं, उन्हें बहुत अच्छे भी लगे हैं, आप भी ले सकते हो। और इस नंबर पे बात करके आप अपने गेस्ट पेपर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की। यहाँ पे ए पार्ट पूछा गया था, जस्ट अ मिनट। ए पार्ट था कि आपको लेयर आर्किटेक्चर बताना था IoT का, ठीक है। क्वेश्चन वाज राइट अबाउट लेयर आर्किटेक्चर ऑफ IoT, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था। सो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT includes large number of smart devices connected to a broad internet network with the help of the various networking technologies। ये तो आप जानते हो कि बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होता क्या है, बहुत सारे थिंग्स जो है उनको स्मार्ट डिवाइस बनाया जाता है। कैसे? उनको हम नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के हेल्प से इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और जिससे हमारे डिवाइस जो हैं, जो थिंग्स हमारी हैं, वो स्मार्ट डिवाइस बन जाती हैं। मोस्ट दीज टेक्नोलॉजीज़ आर वायरलेस इन मैनर। तो जिन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ से हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है आपकी वायरलेस, जैसे आपका वाईफाई वगैरह होता है, ठीक है। दिस मेक्स द स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज, देयरफॉर आर्किटेक्चर इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर सब कुछ वायरलेस है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। नेटवर्किंग कैसे हो रही है आपको नहीं आइडिया है। वायर्ड में क्या होता है, आपको पता होता है कि ये वाला डिवाइस इससे कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर बात करूँ वायरलेस की, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से डिवाइस आपस में कनेक्टेड है और वो डेटा को रिसीव और सेंड कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट बन जाता है, मैनेज करना से मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है IoT का वो अच्छे से मैनेज हो पाए। An architecture is structure for specification of networks, physical components and their functional organization and configuration, ठीक है। तो बेसिकली आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपके नेटवर्क के फिजिकल कंपोनेंट और उनके फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। Its operational principles and procedures as well as data formats used in the operation। जिस तरीके से आपके जो डिवाइसेस हैं वो डेटा को सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, तो उन सबको मैनेज करने में हेल्प करता है आपका आर्किटेक्चर, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द IoT डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजीज यूज्ड। तो जो भी आपकी IoT है, ठीक है, आप जानते हो कि हम इस वक्त काम कर रहे हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इस टाइम पर हम काम कर रहे हैं AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, और अगर बात करूँ तो NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जिस तरीके से आपकी IoT का डेवलप हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, हम उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते जा रहे हैं, अलग अलग बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। इस तरीके से आपके IoT में डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है। देयर आर वेरियस IoT आर्किटेक्चर्स अवेलेबल फॉर द IoT डिवाइसेस। तो
IoT आर्किटेक्चर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए. हाउएवर द 5 लेयर आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट प्रपोज्ड आर्किटेक्चर ऑफ IoT. क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था कि आपको कितने लेयर का आर्किटेक्चर बताना है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आगे ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको हमेशा 5 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ IoT बताना है, बिकॉज ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसे हम बोलते हैं एक बेस्ट प्रपोजल आर्किटेक्चर. ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे 5 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ IoT के बारे में. यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है. ठीक है, ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है बेसिकली कि IoT क्या होता है, किस तरीके से डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, आर्किटेक्चर का मेन मतलब क्या है. अब यहाँ पर उसकी लेयर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है, व्हेन प्रोजेक्ट वर्क इज डन विद वेरियस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड ब्रॉड एप्लीकेशन एरिया, 5 लेयर्ड आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड एज बेस्ट. थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेती हूँ यहाँ पे. देखो, जब क्या होता है आपके बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए और वहाँ पे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर आपका 5 लेयर आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है. ठीक है, तो 5 लेयर मॉडल कैन बी कंसीडर्ड एज द एक्सटेंशन टू द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द IoT बिकॉज इट हैज़ 2 एडिशनल लेयर्स टू द बेसिक मॉडल. तो बेसिक मॉडल में आपकी 3 लेयर्स होती है, लेकिन अगर बात करें हम आपके 5 लेयर मॉडल की तो इसमें 2 लेयर आपकी एडिशनल होती है. अब आगे आएंगे और यहाँ पे देखो एक पूरा डायग्राम है जिसमें आपकी सारी लेयर्स यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट आपकी ये होती है लेयर, सेकंड आपकी ये वाली लेयर होती है नेटवर्क लेयर. फर्स्ट इज़ परसेप्शन लेयर, सेकंड इज़ नेटवर्क लेयर, थर्ड इज़ मिडल वेयर लेयर, फोर्थ इज़ बिजनेस लेयर एंड फिफ्थ इज़ एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, तो अभी हम पहले इन सारी लेयर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस डायग्राम के बारे में. ठीक है, तो नीचे आएंगे और यहाँ पे आपकी लेयर्स हैं आपके 5 लेयर आर्किटेक्चर की लेयर्स. फर्स्ट इज़ परसेप्शन लेयर, ये आपकी परसेप्शन लेयर है. दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर. इन द परसेप्शन लेयर नंबर ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स आर यूज टू गैदर द यूजफुल इंफॉर्मेशन. देखो, परसेप्शन का मतलब ही क्या होता है कि आप परसेप्ट कर रहे हो, आप डेटा को रिसीव कर रहे हो या फिर सेंड कर रहे हो. ठीक है, आप उसे फील कर रहे हो बेसिकली. ठीक है, परसेप्ट मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आप उस चीज़ को फील कर रहे हो वहाँ पे. ठीक है, अगर इसका इंग्लिश का मतलब पूछूँ, परसेप्शन मतलब होता है कि आप किसी भी जगह पे हो, कोई भी आप चीज़ रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो, आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे परसेप्शन होना. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, परसेप्शन लेयर जो होती है आपकी पहली लेयर होती है आपके IoT आर्किटेक्चर की. और इसका मेन काम क्या होता है, यहाँ पर आपके होते हैं सेंसर्स और एक्चुएटर्स. सेंसर्स और एक्चुएटर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इस चैप्टर में, इस पूरे M4R5 में. बिकॉज देखो, सेंसर्स क्या करते हैं, आपके जो डेटा है, जो भी आपका एनवायरनमेंट में डेटा है, उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं आपके सेंसर सेंस करते हैं ना. ठीक है, तो बेसिकली सेंसर्स और एक्चुएटर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है. तो इनका काम क्या होता है, आर यूज टू गैदर यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, इंट्रूडर डिटेक्शन, साउंड्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होता है, आपके सराउंडिंग, आपके एनवायरनमेंट में से डेटा को कलेक्ट करना. अगर बात करूँ मैं टेम्परेचर सेंसर की, तो वो क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को फाइंड आउट करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता रहेगा. द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज़ टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड टू पास to another layer so that some actions can be done based on that information. ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस लेयर का मेन मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को गैदर करो अपनी सराउंडिंग में से यूजिंग सेंसर एंड एक्चुएटर्स, और उसके बाद जो आपका डेटा है उसको आप दूसरी लेयर पर पास ऑन कर दो ताकि उस इंफॉर्मेशन पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो सके. ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेन काम क्या है, डेटा को गैदर करना. नेक्स्ट आपकी जो लेयर है वो आपकी है नेटवर्क लेयर. एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द कनेक्टिंग लेयर बिटवीन परसेप्शन एंड मिडल वेयर लेयर. ठीक है, तो परसेप्शन लेयर और आपके मिडल वेयर लेयर के बीच में जो आपका एक तरीके से कनेक्शन बनाती है, नेटवर्क बनाती है, उसे बोलते हैं नेटवर्क लेयर. ठीक है, तो एक नेटवर्क बनाती है बिटवीन द परसेप्शन एंड द मिडल वेयर लेयर. ठीक है,
इट गेट्स डेटा फ्रॉम द परसेप्शन लेयर। परसेप्शन लेयर ने जो डेटा इंफॉर्मेशन आपके लिए निकाल के रखी है उसको ये ले लेती है एंड पासिस डेटा टू द मिडलवेयर लेयर यूजिंग नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज लाइक 3G 4G UTMS वाईफाई इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ है। इन सब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके वो आपके डेटा को पास ऑन कर देती है फ्रॉम द परसेप्शन लेयर टू द मिडलवेयर लेयर। समझ में आ रही है? बेसिकली ये क्या कर रही है, ये आपकी जो परसेप्शन लेयर है, जो सबसे फर्स्ट लेयर है ना, परसेप्शन लेयर से जो आपका डेटा है उसको ले जाकर सेंड कर देती है कहाँ पर, आपकी मिडलवेयर लेयर पे, जबकि थर्ड नंबर की लेयर है। इसका इतना ही काम है, मेन काम इसका यही है, मिडलवेयर लेयर। ठीक है, मिडलवेयर लेयर। तो एक मिनट रुकना है यहाँ पे इसने क्या किया, बेसिकली जो ये डेटा है ना इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर इसने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ करी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया और डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, समझ जाना इसको। जैसे कि 3G 4G UTMS वाईफाई इंफ्रारेड, तो ये सारी आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन लेयर। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि नेटवर्क लेयर को और किस नाम से जानते हैं तो आप बताओगे उसका आंसर कम्युनिकेशन लेयर। बेसिकली ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, एक नेटवर्क बनाने की तो हेल्प कर रही है ना, एक कनेक्शन बना रही है। तो इसे बोलते हैं कनेक्टिंग लेयर भी बोल सकते हैं इसे, और इसे कम्युनिकेशन लेयर भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द परसेप्शन एंड द मिडलवेयर लेयर। ठीक है, ऑल द ट्रांसफर ऑफ डेटा डन सिक्योरली कीपिंग द ऑब्टेन्ड डेटा कॉन्फिडेंशियल। तो जो भी आपका डेटा यहाँ से यहाँ पे जा रहा है वो जा रहा है सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी इंट्रूडर वहाँ पर अटैक करके आपके डेटा को मिसयूज़ ना कर ले। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारी थर्ड लेयर के बारे में, दैट इज़ मिडलवेयर लेयर। मिडलवेयर लेयर हैज़ सम एडवांस्ड फीचर्स लाइक स्टोरेज, कंप्यूटेशन, प्रोसेसिंग, एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटीज़। देखो अभी तक हम बात कर रहे थे बस डेटा को हमने गैदर किया है, लेकिन डेटा को कहीं स्टोर तो करा ही नहीं ना, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। तो इस वाली लेयर के अंदर अलग से एडवांस्ड फीचर होते हैं, जैसे कि आपका उस डेटा को स्टोर करवाना, उसके ऊपर कंप्यूटेशन करना, प्रोसेसिंग करना और एक्शन लेने की जो कैपेबिलिटी होती है वो आपकी मिडलवेयर लेयर में होती है। आपको इन लेयर्स के फंक्शंस को याद करना पड़ेगा कि क्या काम करते हैं ये वाली लेयर्स। ठीक है, इट स्टोर्स ऑल द डेटा सेट and based on the device address and name it gives appropriate data to that device। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो आपको डेटा मिला हुआ है, ठीक है, उस डेटा में ये होता है कि इस डेटा को किस डिवाइस पर सेंड करना है। ठीक है, तो उस डिवाइस का एक डेस्टिनेशन एड्रेस वहाँ पे होता है। तो ये बेसिकली जो लेयर है ये आपके डेटा को प्रोसेस करती है और जिस भी डिवाइस एड्रेस का एड्रेस वहाँ पे दिया होता है ना, वहाँ पर वो उसको भेज देती है, उस एप्रोप्रिएट डिवाइस पर आपके डेटा को सेंड कर देती है। ठीक है, it can also take decisions based upon the calculations done on data set obtained from the sensors। तो इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये कैलकुलेशंस के बेसिस के ऊपर डिसीजन ले सकती है। मतलब जो कैलकुलेशन है वो किस पे होगी, जो सेंसर्स ने डेटा सेट बना के दिया है उस पर जो कैलकुलेशंस हुई हैं उस पर बेस्ड वो डिसीजन ले सकती है। तो इसके पास ये वाली कैपेबिलिटी भी होती है। तो इस लेयर का मेन काम क्या है, इट स्टोर्स ऑल डेटा सेट एंड बेस्ड ऑन द डिवाइस एड्रेस एज नेम इट गिव्स द एप्रोप्रिएट डेटा टू दैट डिवाइस। ठीक है, डेटा सेट को स्टोर करेगी और डिवाइस एड्रेस और उसके नाम को ढूंढ के एप्रोप्रिएट डेटा उस डिवाइस पर सेंड कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी जो फोर्थ लेयर है वो आपकी है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये क्या करती है देखते हैं यहाँ पे, द एप्लीकेशन लेयर मैनेजेस ऑल एप्लीकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिडलवेयर लेयर। तो मिडलवेयर लेयर से जो भी इसको इंफॉर्मेशन मिली है उस पर ये काम करती है और सारे एप्लीकेशन प्रोसेस जो होते हैं उनको मैनेज करती है। दिस एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स सेंडिंग ईमेल्स, एक्टिवेटिंग अलार्म, सिक्योरिटी सिस्टम, टर्न ऑन और ऑफ अ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, ईमेल को सेंड करना, अलार्म को एक्टिवेट करना, सिक्योरिटी सिस्टम चेक करना और आपके डिवाइस को ऑन करना, ऑफ करना, स्मार्ट वॉच हो गया आपका, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया। तो ये सारा काम कौन करती है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। फिर आपकी सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है आपकी बिजनेस लेयर। ठीक है,
The success of any device does not depend on only technologies used in it but also how it is being delivered to its customer। ठीक है, जब भी आप कोई भी डिवाइस किसी भी कस्टमर को देते हो तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती, बल्कि एक तरीका भी होता है किस तरीके से आप अब क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को अपने उस डिवाइस को डिलीवर करवा रहे हो। ठीक है, business layer does these tasks for the device. It involves making flowcharts, graphs, analysis of results and how device can be improved। देखो, जब भी इस यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका डिवाइस तो बन चुका है, अब आप उस डिवाइस को कंज्यूमर को डिलीवरी कर रहे हो उसकी डिवाइस की। ठीक है, तो उस वक्त क्या कर रहे हो आप, वहाँ पर फ्लो चार्ट्स, ग्राफ बना के दिखा रहे हो अपने कंज्यूमर को, ये बताने के लिए कि ये डिवाइस कैसे काम करता है, कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं और कैसे आप इस डिवाइस की जो भी इसकी एफिशिएंसी है उसे कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम होता है। तो आई होप सो आपको इस सारी लेयर समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब वापस से ऊपर जाएंगे और इस डायग्राम में समझेंगे क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनके फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, परसेप्शन लेयर पे क्या करते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स WSN सेंसर से हम डेटा को गैदर करते हैं। तो आप ना एक काम करना, एग्जाम में अगर आपको आगे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप डायग्राम ज़रूर से बना के आना। ठीक है, डायग्राम ज़रूर से बना के आना और यहाँ पे ना और चीज़ें इंक्लूड कर लेना। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आप इनके ना जो मेन पॉइंट्स है उन्हें इंक्लूड कर लो। जैसे कि आपने ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे लिखा आपने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स WSN सेंसर से आप डेटा क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे आप लिख दो गैदर डेटा, ये इसका फंक्शन भी हो गया, गैदर डेटा। तो ये परसेप्शन लेयर का फंक्शन और ये यहाँ से अपने डेटा को ले लेती है। फिर सेकंड आपकी होती है नेटवर्क लेयर। जी जो एरो है ना, ये आपका फ्लो बता दिया किस तरीके से आपकी लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। नेटवर्क लेयर आपकी कम्युनिकेशन लेयर होती है, इसे बोलेंगे कम्युनिकेशन लेयर। ठीक है, और ये ट्रांसमिशन करती है आपके डेटा को। इसमें आप 3G 4G इंफ्रारेड वाईफाई इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके डेटा को ट्रांसफ़र करते हो विद सिक्योरिटी फ्रॉम द परसेप्शन लेयर टू मिडल वेयर लेयर। ठीक है, इसके बाद जो आपकी मिडल वेयर लेयर है वो क्या करती है, वो डेटा को स्टोर करती है, इंफॉर्मेशन पे प्रोसेसिंग करती है और एक्शन लेती है। तो यहाँ पे आपकी स्टोरेज हो गया और आपका प्रोसेसिंग हो गया। तो इस तरीके से आप स्मॉल पॉइंट्स लिख के आना अपने डायग्राम के अंदर, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी फोर्थ आपका ये वाला है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। फोर्थ आपका एप्लीकेशन लेयर है और फिफ्थ आपका है बिजनेस लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होती है, स्मार्ट एप्लीकेशन मैनेजमेंट होती है यहाँ पे। जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, आपका डिवाइस को ऑन ऑफ करना। ठीक है, ये सब यहाँ पे होता है। और आखिरी आपका होता है बिजनेस लेयर। यहाँ पे आपका एनालिटिक्स होता है, फ्लो चार्ट, ग्राफ्स, ठीक है, रिजल्ट का एनालिसिस होता है और आप बेसिकली ये बताते हो किस तरीके से आप अपने डिवाइस की एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हो। तो ये सब काम होते हैं आपके 5 लेयर्स आर्किटेक्चर के अंदर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास की PDF जिनको चाहिए वो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और कल जो क्लास हुई थी उसकी PDF भी आज कुछ टाइम बाद डल जाएगी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्या था, 5 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का A पार्ट था। अब बात करेंगे B पार्ट में क्या पूछा गया था। जो B पार्ट है ना, उसमें पूछा गया था एप्लीकेशंस ऑफ IoT। कहाँ कहाँ पे आप IoT को यूज़ करते हो अपनी रियल लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस देनी थी। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स डाले हैं, आप इनमें से कोई भी 5-6 पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स डाले हैं ताकि आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाए। तो फर्स्ट इज़ वियरेबल्स। Wearable technology is the hallmark of IoT applications and one of the earliest industries to deploy IoT. We have Fitbits, heart rate monitors and smart watches these days. Wearables का मतलब क्या है, जिन्हें आप पहन सकते हो, ऐसे इक्विपमेंट्स, ठीक है,
जिन्हें आप पहन सकते हो और वो आपके IoT से कनेक्टेड है। जैसे कि आपका फिटबिट्स हो गया, आपने देखा होगा ऐसे डिवाइस आते हैं जिसमें आपकी हार्ट रेट को वो कैलकुलेट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी हार्ट रेट कैसी चल रही है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सही है या नहीं है। स्मार्ट वॉचेस आती हैं जो कि आपके फुट स्टेप्स को काउंट करती है ना। तो ये सब IoT से ही कनेक्टेड होते हैं ना, आपकी बॉडी पर ये बेसिकली लगे होते हैं। आपने वॉच पहन ली है, वो आपके जो आपकी नर्व्स हैं उसे देख रही है, आपके हार्ट रेट को देख रही है, और वो इंटरनेट के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड है और आपको उसका डेटा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वेयरेबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके IoT की। आपने देखा भी होगा और बहुत टाइम से लगा लो अर्लीस्ट कोई इंडस्ट्री अगर है जिसने IoT को यूज़ किया था तो वो आपकी वेरिएबल इंडस्ट्री ही थी, ठीक है। गार्डियन ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस हैज़ बिन डिप्लॉयड टू हेल्प पीपल विद डायबिटीज़, ठीक है। अगर मान लो किसी को डायबिटीज़ है तो उसको ध्यान रखने के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल में है या नहीं है, शुगर लेवल कितना इंक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है, बढ़ गया है, उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है गार्डियन ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए है जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है और उनको अपना लेवल चेक करना है। इट डिटेक्ट्स ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी, यूजेस अ स्मॉल इलेक्ट्रोड कॉल्ड ग्लूकोज सेंसर अंडर द स्किन एंड रिलेट्स इट टू अ रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉनिटरिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये RFID डिवाइस पे क्या करती है, मॉनिटरिंग करके बताती है कि क्या क्या आपके जो ग्लूकोज के लेवल है वो अभी कैसे चल रहे हैं, कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है IoT की। इससे आपके जो हेल्थ केयर का जो पूरा इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी हेल्प मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपकी अगली एप्लीकेशंस जो कि है आपकी स्मार्ट होम एप्लीकेशन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप देखोगे अभी कि आप समझोगे हाँ ये तो हम यूज़ करते हैं। तो IoT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने आप खुद से भी आंसर्स लिख सकते हो, आपको हर चीज़ याद करके आने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। Second is smart home applications. The smart home is probably the first thing when we talk about the IoT application. ठीक है, जब भी आप किसी से पूछ लो IoT क्या होती है, IoT कैसे काम करती है, सब लोग बोलते हैं स्मार्ट होम आपके IoT की एप्लीकेशन है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके ज़बान पे आता है वो आपका स्मार्ट होम ही होता है। The example we see the AI home automation is employed by Mark Zuckerberg Alliance plans home automation system where a string of musical notes यूजेस इन हाउस फंक्शंस, ठीक है। बेसिकली क्या है स्मार्ट होम का मतलब, क्या है कि आपके होम में जितने भी इक्विपमेंट्स है, डिवाइसेस है, वो इस तरीके से कनेक्टेड है आपके इंटरनेट से कि आपने बस अपने इंटरनेट से उसको एक्टिवेट किया और सब चीज़ें ऑन हो गई, अपने आप से वर्क करने लग गई, आपकी लाइट्स ऑन हो गई, आपका AC ऑन हो गया, ठीक है। सो आप जैसे ही रूम से बाहर आए आपकी जो लाइट्स है वो डिम हो गई, जैसे ही आप रूम में आए लाइट्स क्या हो गई, तेज़ हो गई। तो इस तरीके से आपके IoT को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे बोलते हैं स्मार्ट होम। स्मार्ट होम कहते हैं ना कि आपका पूरा जो होम है वो स्मार्टली काम कर रहा है, मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन सब चीज़ें काम कर रही है, डिवाइस काम कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं स्मार्ट होम, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। IoT applications can transform reactive medical based systems into active wellness based system, ठीक है। तो हेल्थ केयर में भी IoT की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। Resources that are used in the current medical research lack important real world information, ठीक है। तो IoT में IoT का इस्तेमाल करके आप हेल्थ केयर में रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन जो आपकी मतलब जो आपकी एकदम रियलिस्टिक डेटा है उस पर काम किया जाता है इन एप्लीकेशंस। यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती है आपके IoT की, ठीक है। इट यूजेस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स, लेफ्ट ओवर डेटा एंड वॉलंटियर्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इम्प्रूव द डिवाइस पावर, प्रिसीजन एंड अवेलेबिलिटी। देखो IoT का इस्तेमाल करने से जो आपके डिवाइसेस है ना उनमें जो प्रिसीजन है वो बढ़ गया। मतलब पहले आपके डिवाइस की जो पावर थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसका जो रिज़ल्ट निकालने का जो एक पैरामीटर था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब जो आपकी डिवाइस है वो एक प्रॉपर तरीके से आपका रिज़ल्ट निकाल रही है। पहले आपने देखा होगा कई बार सुनते थे हम कि किसी को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उसे डिवाइस ने ऐसा बोल दिया कि डायबिटीज़ है तो उसको गलत मेडिकेशन मिल जाती है।
लेकिन अब आईओटी का इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है, तो एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन आपका डिवाइस दे रहा है आपको। इससे क्या हो रहा है कि कोई भी पेशेंट जो है उसे गलत चीज़ नहीं मिलेगी, उसे एकदम सही चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपकी हेल्थ केयर में काफ़ी हेल्प कर रही है आपकी आईओटी, ठीक है। IoT फोकसेस ऑन बिल्डिंग सिस्टम रादर देन जस्ट टूल्स, ठीक है। तो हमें सिर्फ टूल्स नहीं बनाने हैं, हमें सिस्टम बनाने हैं बढ़िया। हेयर्स हाउ द IoT इनेबल्ड केयर डिवाइस वर्क्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्मार्ट सिटीज़ की। जैसे कि स्मार्ट होम होता है, ऐसी आपकी स्मार्ट सिटी भी होती है। Most of you have heard about the term smart city. Smart city uses technology to provide services. The smart city includes improving transportation and social services, promoting stability and giving voice to their citizens, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब क्या है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी फैसिलिटीज़ है जिसके अंदर मान लो आपकी जैसे मेट्रो लगा लो, ठीक है। मेट्रो में क्या होता है, आप जैसे ही उसके दरवाजे के पास जाते हो तो वो सेंस कर लेता है कि कोई आया है, ठीक है, और वो अपने आप ओपन हो जाता है, अपने आप क्लोज हो जाता है। आपने देखा होगा मॉल में भी लगे होते हैं ऐसे दरवाजे, तो जैसे ही आप जाते हो वो आपको सेंस कर लेता है। तो वहाँ पे आईओटी तो काम कर रहा है बेसिकली। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपके आईओटी को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इस तरीके से आपकी स्मार्ट सिटी बन जाती है। देखो, द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मुंबई आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। इवन ग्लोबल इश्यूज सच एज क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, डिक्लाइनिंग एयर क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग द अर्बन डेंसिटी अकर इन वेरिंग इंटेंसिटी साइट्स, देयरफॉर दे अफेक्ट एवरी सिटी। देखो, हर सिटी की ना अपनी कंडीशंस होती है, अपने सराउंडिंग होती है, अपना इन्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पर हर सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग इशू हो सकते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस में हम आईओटी का इस्तेमाल करके उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। Governments and engineers uses the Internet of Things to analyze the complex factor of town and each city। अब जैसे कि दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, आजकल आप देख रहे हो, आजकल तो हालांकि एयर क्वालिटी ठीक है, लेकिन पहले आज से 2-3 महीने पहले की बात करें तो एयर क्वालिटी बहुत ही बेकार हो गई थी। मतलब सांस लेना इतना मुश्किल था दिल्ली के अंदर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, आपके जो डिवाइसेस थे जो आपको बताते हैं कि आपका जो एयर इंडेक्स है वो कैसा है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो सब डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, वो आपके आईओटी पे जो काम कर रहे हैं। आईओटी मतलब इंटरनेट से वो कनेक्टेड है और आपके इन्वायरमेंट से डायरेक्टली जो डेटा है उसे कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो उन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, फिर एनालाइज किया गया कि इस पर्टिकुलर एरिया में, दिल्ली के इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उसे कैसे कम करें, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को क्या वहाँ से ट्रांसफ़र कर दें, या उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उसे वहाँ पे चेकिंग हो उस चीज़ की, और प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होने वाले केमिकल्स को आप कम कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें कैसे पता लगी है, आईओटी एप्लीकेशंस के इस्तेमाल से। अब जैसे वाटर है, वाटर की मैनेजमेंट करने के लिए भी हमने इस्तेमाल किया है किसका, आईओटी का। जो आपका वेस्ट निकलता है घरों से, उसको कैसे रिसाइकिल करा जाए, उसको कैसे आप कम कर सकते हो, उस तरीके से बहुत सारी जगह पे आपने आईओटी का इस्तेमाल किया, उस तरीके से आपकी एक स्मार्ट सिटी बन जाती है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिल्ली एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन हाँ, हम उस दिशा में आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी है स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल। तो पैलो ऑल्टो आपकी एक सिटी है जो कि आपकी कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को में। ये एक फर्स्ट सिटी है टू एक्वायर द ट्रैफिक अप्रोच। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सब कुछ पढ़ाऊँगी तो बहुत टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल इंक्लूड किया, इसे आप पढ़ लेना। इसे पढ़ के आप समझ पाओगे किस तरीके से स्मार्ट सिटी हो सकती है, और हम भी अपने फ्यूचर में अपनी सिटीज़ को ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे एग्रीकल्चर में भी बहुत रोल है हमारे आईओटी का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, आप पढ़ लेना इसको। जैसे ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है उसमें हमने आईओटी का इस्तेमाल किया है। उससे क्या हुआ, हमने मॉनिटर किया अपने इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को, और फिर हमने एक्शंस लिए हैं ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से चल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेना आप इसको, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रीज़ में भी आईओटी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट कम लगे और जो कस्टमर है उसे बेस्ट चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आईओटी जो है ना वो गेम चेंजर की तरह ऐसा प्रूफ हुआ है। तो आईओटी इस्तेमाल होता है आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, सारे पॉइंट आपके लिए आप पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हैक्ड कार। अ कनेक्टेड कार इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कार
With internet access and a WAN network, the technology offers the user some benefits such as in-car infotainment, advanced navigation and fuel efficiency। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी कार ऐसी आ रही हैं जिसमें आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। आप अपने मोबाइल डिवाइस से, अपने टैबलेट से अपनी कार को कनेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, मान लो आपने अपनी कार को कहीं पार्क कर दिया, ठीक है, और आप चले गए किसी मॉल में या किसी शॉप में, वापस आते हो तो कार होती है गायब। ठीक है, मतलब कार हो गई चोरी। लेकिन आपके जो डिवाइस है मोबाइल फ़ोन से, उससे वो कनेक्टेड है, लेकिन चोर को ये तो पता ही नहीं है। तो अब क्या होगा, आप क्या करोगे, उस मतलब पुलिस की हेल्प लोगे ऑब्वियसली। तो आप क्या करोगे कि उस डेटा से, जो डेटा आपका डिवाइस कैच कर रहा है आपकी कार के रिगार्डिंग, की वो जो नंबर है, वो जो कार नंबर है, वो अभी कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है या कहाँ तक पहुँचा है, जिस तरीके से आप अपने फ़ोन को करते हो ना कैच, उस तरीके से। तो ऐसे आपकी जो कार है वो बच सकती है। ठीक है, अगर किसी ने आपकी कार को हैक कर लिया है तो तब भी आप उसे ठीक कर सकते हो। मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अपने IoT से अपने जो फ्यूल है अपनी गाड़ी में, उसकी एफिशिएंसी को जांच सकते हो। जो नेविगेशन है आपकी कार का, उसे भी एडवांस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हेल्थ केयर फिर से आ गया यहाँ पे, और भी चीज़ें आप पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है स्मार्ट रिटेल। ठीक है, स्मार्ट रिटेल में IoT का बहुत बड़ा रोल है। आप देखते हो कि देखो, IoT applications in retail give shoppers a new experience. Customers do not have to stand in the long queues, as the checkout system can read the tags of the products and deduct the total amount from the customer's payments app with IoT applications help. आजकल आपने देखा होगा कि क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट के पीछे ना टैग लगा होता है। उस टैग के अंदर क्या होता है, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। और आजकल कई मॉल में ऐसा हो गया है कि आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर आपकी डिटेल्स होती है, आपका जो भी कार्ड नंबर वगैरह होता है पेमेंट के लिए, वो भी उसके अंदर होता है। आपने जो अमाउंट लिया, जो आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के टैग से वो कैच कर लेते हैं, और उसके बाद आपका जो पेमेंट है, वो टोटल अमाउंट जो है वो आपके ऐप से निकाल लेते हैं। ठीक है, IoT का इस्तेमाल तो हो रहा है यहाँ पे, ये उसके एप्लीकेशन तो एक तरीके से। Next is smart supply chain. Customers automate the delivery and shipping with a very smart supply chain. It also provides detail of the real-time condition and the supply networks. ठीक है, आप जानते ही हो। नेक्स्ट इज स्मार्ट फार्मिंग। फार्मिंग में भी आपके IoT का बहुत इस्तेमाल है। फार्मर्स कैन मिनिमाइज द वेस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। द सिस्टम allows the monitoring of the field with the help of the sensors. Farmers can monitor the status of the area. आपने देखा होगा कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जो कि आपकी ज़मीन में अंदर गड़ जाते हैं, और वो आपके पूरे एरिया, पूरे फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, उसमें पानी कितना है, उसकी जो भी उपजाऊता है वो कैसी है। ठीक है, तो उसको कैप्चर करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं। ठीक है, उस डेटा के ऊपर हम काम करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कैसे इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस गो फ्रॉम 5 मिलियन टू बिलियंस इन जस्ट 1 ईयर। अगर बात करूँ एक साल में 5 मिलियन से बिलियन हो गए आपके इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। मतलब IoT इतनी तेज़ी से काम कर रहा है हर एक फील्ड में। Business Insider Intelligence estimates 24 billion IoT devices will install and generate more than 300 billion in revenue in the future. ठीक है, तो इतना रेवेन्यू आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, तो IoT बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, और इससे क्या हो रहा है, आपकी सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ही फ़ायदा उठा रही है, और एकदम एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करवा रहा है आपका IoT। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी, आप इनमें से कोई भी 5 या 6 एप्लीकेशन एग्ज़ाम में लिख सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया वाला क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, आपका समझ में तो आ गया ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपका आंसर नंबर 2 के A पार्ट की। ठीक है, A पार्ट क्या है इसका, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनेज द स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम बताएंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। देखो, स्ट्रेस क्या है, आप सब लोग जानते हो स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अंडर एबनॉर्मल प्रेशर। मतलब आप अगर किसी भी चीज़ से प्रेशराइज फील कर रहे हो, आपको लगता है कि मतलब कोई ऐसी इवेंट आपकी लाइफ में हो गया जिसकी वजह से आप अंडर प्रेशर हो, आपको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसी कंडीशंस जो आपके माइंड और आपकी बॉडी को दोनों ही को परेशान कर देती है, उसे बोलते हैं स्ट्रेस।
This pressure can come from different aspects of your day-to-day life, such as an increased workload, a transitional period, an argument you have with your family, or new and existing financial worries. ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रेस है ना वो किन्हीं भी तरीक़ों से आपके लाइफ में आ सकता है। तो आप स्ट्रेस से दूर रहिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और खुश रहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यू मे फाइंड दैट इट हैज़ अ cumulative effect with each stressor building on top of one of another। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है ना ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है और इवन आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत डिग्रेड कर देता है। तो इससे तो बहुत दूर रहना चाहिए सबको। ठीक है, ड्यूरिंग दीज सिचुएशंस यू मे फील थ्रेटन्ड और अपसेट एंड योर बॉडी माइट क्रिएट अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। This can cause a variety of physical symptoms, change the way you behave, and lead you to experience more intense emotions। देखो, जो भी इंसान अगर स्ट्रेस में होता है ना तो उसकी बात करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और काफ़ी वर्स्ट रिएक्ट करता है कंडीशंस को देखते हुए। तो अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी भी जानकार को स्ट्रेस है तो आपको उसकी डेफिनेटली हेल्प करनी चाहिए ताकि वो उससे निकल सके, बिकॉज स्ट्रेस एक बहुत ही गंदी बीमारी होती है। ठीक है, जो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म करती रहती है। तो यहाँ पे आपके M4R5 में एक पूरी यूनिट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की और आपके मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपकी यूनिट है और यहाँ से आपको नंबर आराम से मिल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको बस मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रिवाइज़ करने हैं कि ठीक है इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, और खुद से अपनी लैंग्वेज में आप बहुत कुछ लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, देखो अब क्या है। Stress affects us in number of ways, both physically and emotionally, and in varying intensity। ठीक है, जो स्ट्रेस आपको फिजिकली भी कमज़ोर करता है और इमोशनली तो करता ही करता है, और इनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है। टेक्निक्स दैट हेल्प प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस आर, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे लगे पॉइंट्स वो डाल दिए यहाँ पे जो आपको हेल्प करेंगे मतलब स्ट्रेस को रिड्यूस करने पे। ज़रूरी नहीं ये पॉइंट्स आप डालो, आप कुछ और भी डाल सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत से आ गया। देखो, पहला है ईट हेल्दी। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा। ईट हेल्दीली कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाइट रिलेटेड डिसीजेस। तो अगर आप हेल्दी खाना खाओगे, टाइम पे खाना खाओगे तो आपको डाइट रिलेटेड जो डिसीज़ है वो नहीं हो पाएंगे ना। There is a growing amount of evidence showing how food affects our mood and how eating healthily can improve this। ठीक है, तो जैसा खाना हम खाते हैं ना वैसे ही हमारा मूड भी हो जाता है, ऐसा होता है। अगर आप अच्छा खाना खाओगे ना तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे उस दिन कि हाँ आज मैंने पनीर खा लिया, आज मैंने सोया चाप खा लिया, एक्सेट्रा। You can protect your feeling of well-being by ensuring that your diet provides adequate amount of brain nutrients such as essential vitamins, minerals as well as water। तो आपको अपने डाइट के अंदर विटामिन, मिनरल्स, वाटर को डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप ये वाला पॉइंट डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए क्या कि आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार होती है। तो नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ट्राई नॉट टू और रिड्यूस द अमाउंट यू स्मोक और ड्रिंक अल्कोहल। या तो आप बिल्कुल ही बंद कर दो या फिर कम करना स्टार्ट कर दो अपनी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल की आदत को, जिससे कि स्ट्रेस कम हो सकता है। इवन दो दे मे सीम टू रिड्यूस टेंशन इनिशियली, दिस इज़ मिसलीडिंग एज दे ऑफन मेक प्रॉब्लम वर्स। लोग ऐसा बोलते हैं जो भी स्मोक करते हैं कि इसे लेने से ना हम बहुत शांति फील करते हैं, अच्छा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टार्टिंग में आपकी टेंशन रिड्यूस होती है क्योंकि ये आपके माइंड को सुन कर देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ये आपको डिग्रेड करता रहता है और इसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो और ज़्यादा बेकार हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है बिल्कुल। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प मिलने वाली है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्राई एंड इंटीग्रेट फिजिकल एक्सरसाइज इनटू योर लाइफस्टाइल एज इट कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिलीविंग स्ट्रेस। Even just going out and getting some fresh air and taking some light physical exercises like going for a walk
टू द शॉप्स कैन रियली हेल्प, ठीक है। तो आप एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे कि स्टेयर्स पे चढ़ना, ठीक है, फिज़िकल एक्सरसाइज करना, ठीक है, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो रोज़ करनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे थोड़ा स्किपिंग कर लिया या पार्क में घूम लिया, मॉर्निंग वॉक कर लिया, तो ये लाइट एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस तो कम होगा और आप अच्छा फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टेक टाइम आउट, अपने लिए टाइम निकालो, रिलैक्स करो। ये नहीं सिर्फ काम ही काम करना, ये ज़रूरी नहीं होता, हर वक्त हर इंसान नहीं काम कर सकता, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो हर वक्त नहीं पढ़ सकते, अगर आप वर्क कर रहे हो कहीं पर भी तो आप हर वक्त काम नहीं कर सकते, अगर आप हाउस वाइफ हो तो भी आप हर वक्त काम नहीं कर सकते। आपको अपने लिए टाइम निकालना है, रिलैक्स करना है। उस टाइम पर आपको कुछ भी नहीं करना, अपनी बॉडी को एकदम रेस्ट पे छोड़ दो, ठीक है, और शांति से सोचो, अच्छा सोचो। तो यहाँ पे आपको रिलैक्स करना है और इससे क्या होगा कि आप ना अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी तरफ और दूसरों की तरफ, उसको बैलेंस करने में और अच्छे से माहिर हो जाओगे और यहाँ पे आपका स्ट्रेस डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आप क्या करोगे, अपनी जो सेल्फ केयर है उसको क्या करोगे, प्रायोरिटी दे सकते हो इस चीज़ से। और आपको देखो, हमेशा हर इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, डेफिनेटली अपनी फैमिली के लिए निकालना चाहिए और ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इंक्रीज़ होती है, अच्छी हो जाती है, गुड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बी माइंडफुल। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन के अंदर। माइंडफुलनेस इज़ अ माइंड बॉडी अप्रोच टू लाइफ दैट हेल्प्स अस टू रिलेट डिफरेंटली टू द एक्सपीरियंसेस। इट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ वे दैट इंक्रीजेज आवर एबिलिटी टू मैनेज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड मेक वाइज चॉइसेस। देखो, बी माइंडफुल का मतलब क्या है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो मेडिटेशन से, योगा, मतलब एक ऐसा समय जब आपका माइंड कुछ और ना सोच के सिर्फ और सिर्फ शांत होकर बैठा हुआ है। जिससे क्या होगा, अगर आप करते हो ना इस चीज़ को अपनी लाइफ में, तो आप देखोगे कि अगर मान लो आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आपको उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए रास्ते मिलने अपने आप लग जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड शांत होता है, आपको दिक्कत नहीं होती, आप डरते नहीं हो, आप हज़ल नहीं करते कि क्या हो गया, मैं कैसे करूँगा, नहीं होगा ऐसे मेरे से, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने माइंड में शांति लाओगे ना, तो उससे क्या होगा, अगर आप कभी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो आपको उससे निकलने के रास्ते अपने आप दिखने लग जाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो शांत हो जाता है और आराम से सोच पाता है। रिसर्च हैज़ सजेस्टेड दैट इट कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज इंसोमनिया, पुअर कंसंट्रेशन एंड लो मूड्स इन सम पीपल। इसका मतलब क्या होता है, इंसोमनिया मतलब नींद ना आना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, ये भी एक बीमारी होती है, ठीक है। अगर आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत टेंशन है आपको अपने घर की, अपने फ्यूचर की, तो आपको नींद भी नहीं आती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि इतना सोचने लग गए कि नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको आराम से 4 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से लिख के आते हो ये आंसर कि स्ट्रेस कैसे होता है, स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो स्ट्रेस की, और क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे आपके आंसर नंबर 2 के बी पार्ट की। इस क्वेश्चन में बोला गया है सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग IoT, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस जो आपके IoT फेस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, IoT security is the protection of Internet of Things devices from attack। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि IoT सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो भी आपके डिवाइसेस है, जो थिंग्स है, जो कि आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, उनको आपको बचाना है किससे, अटैक से। अटैक कौन करेगा, जो बाहर के इंट्रूडर है वो आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं, उस पर अटैक कर सकते हैं, तो आपको उसे ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। वाइल मैनी बिजनेस ओनर्स आर अवेयर दैट दे नीड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फोन्स विद एंटीवायरस। देखो, बहुत से लोग हैं और बहुत से बिजनेस ओनर्स हैं जिन्हें ये तो पता है कि उनको अपने कंप्यूटर्स को, फ़ोन्स को प्रोटेक्ट करना है एंटीवायरस के साथ, लेकिन जो आपके IoT डिवाइस के साथ जो सिक्योरिटी रिस्क है ना, वो इतने क्या है, वेल नोन नहीं है और लोग उसके बारे में ध्यान नहीं देते और उनके प्रोटेक्शन को भी नेग्लेक्ट करते हैं। बट ऐसा मत करो, ये करना गलत है। जिस तरीके से अपने हम फ़ोन को बचाते हैं, अपने कंप्यूटर्स को बचाते हैं, उस तरीके से हमें अपने IoT डिवाइस के लिए भी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट डेफिनेटली करनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आर एवरीवेयर। आप देखते हो आज के अगर एरा की बात करूं तो हर जगह आपकी क्या है,
IoT डिवाइस अवेलेबल हैं. फ्रॉम कार्स एंड फ्रिजेस to monitoring devices on assembly lines, objects around us are increasingly being connected to the internet. The speed at which the IoT market is growing is staggering. ठीक है, तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, आपके IoT डिवाइस बढ़ते जा रहे हैं. आप देख लो, आपको स्मार्ट फ्रिज मिल जाएगा, स्मार्ट मशीन मिल जाएगी, ठीक है, स्मार्ट AC है, तो हर चीज़ स्मार्ट है. इवन स्मार्ट फैंस आर देयर. ठीक है, so Juniper Research estimates that the number of IoT sensors and devices is set to exceed 50 billion by 2022. ठीक है, तो इतना बढ़ सकते हैं आपके डिवाइसेस. बाकी इसे आप पढ़ लेना ऑन डिटेल में. ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँगी मैं आपके जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनके बारे में. फर्स्ट इज़ डेटा इंटीग्रिटी. बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन इंटरलिंक्ड इकोसिस्टम दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू द IoT. Manipulating even a single data point will result in manipulation of the entire data which is exchanged and shared back and forth from the sensor to the main server. देखो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस आपस में इंटरलिंक है. ठीक है, इंटरनेट से, और डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं. अगर आपने किसी भी सिंगल डेटा पॉइंट पर चेंजेस कर दिए, मतलब आप नहीं करोगे, कोई बाहर का अटैकर है उसने कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंटायर डेटा है ना, जो एक्सचेंज हो रहा है आपके सेंसर और आपके सर्वर के बीच में, वो पूरा इफेक्ट हो जाएगा. डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड डिजिटल सिग्नेचर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंटीग्रिटी. ठीक है, तो इंटीग्रिटी को बनाने के लिए, कि मतलब बेसिकली इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी का कि हर जगह डेटा सेम होना चाहिए. मतलब ये नहीं है कि एक जगह कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है. पूरे सिस्टम में आपका डेटा जो है ना वो सेम रहना चाहिए. तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसे बोलते हैं इंटीग्रिटी. तो इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए आप यहाँ पर डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी इंटीग्रिटी इंश्योर हो जाएगी. ठीक है, सेकंड आपका होता है इंक्रिप्शन कैपेबिलिटीज़. डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब जो डेटा आप सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, इंक्रिप्ट कर रहे हो. मतलब उसे किसी और लैंग्वेज में, किसी कूट भाषा में आप उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ताकि आपके जब डेटा जा रहा है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कोई बीच में इंट्रूडर उसे ना यूज़ कर ले. ठीक है, मतलब जो डेटा वो रीड करेगा तो वो कुछ और ही होगा, जो कि वो क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है. ठीक है, द IoT नेटवर्क सेंसर्स स्टिल लैक द कैपेबिलिटी टू द प्रोसेस. द ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फायरवॉल्स. एक मिनट. फायरवॉल्स सेग्रीगेटिंग द डिवाइसेस इनटू सेपरेट नेटवर्क्स. तो फायरवॉल्स का इस्तेमाल करके और डिवाइस को अलग अलग नेटवर्क्स में सेपरेटली इम्प्लीमेंट करने से आप ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्राइवेसी इश्यूज़. IoT is all about exchange of data among various platforms, devices and consumers. ठीक है, the smart devices gather data for a number of reasons like improving the efficiency, experience, decision making, providing better service, etc. Thus, the end point of data shall be completely secured and safeguarded. ठीक है, तो आपकी प्राइवेसी इशू आपके लिए एक चैलेंज बन सकती है, क्योंकि जो आपका डेटा है वो हर जगह आपकी वेरियस प्लेटफॉर्म में, डिवाइसेस में, कंज्यूमर्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमन फ्रेमवर्क. देयर इज एब्सेंस ऑफ द कॉमन फ्रेमवर्क एंड सो ऑल द मैन्युफैक्चरर्स हैव टू मैनेज द सिक्योरिटी एंड रिटेन द प्राइवेसी ऑन देयर ओन. देखो यहाँ पे ना IoT की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती है. तो यहाँ पे कोई भी एक कॉमन फ्रेमवर्क नहीं है. ठीक है, तो हर एक मैन्युफैक्चरर को अपने आप खुद से ही सिक्योरिटी और प्राइवेसी को अपने आप से ही बनाना पड़ता है. Once a common standardized framework is implemented, the individual efforts will then collectively be utilized in an expendable manner and so reusability of code can be achieved. एक ना कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क नहीं है जो ये डिसाइड करे कि क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए आपके डिवाइसेस के अंदर, क्या लेवल होना चाहिए सिक्योरिटी का उसके अंदर, और किस तरीके से आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है. तो जो भी मैन्युफैक्चरर डिवाइसेस के वो अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल से वो अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को उसमें डाल देते हैं, लेकिन वो इतना सफिशेंट नहीं होता है और तब भी आपके इंट्रूडर उसको अटैक कर लेते हैं और आपके डेटा को
मिसयूज़ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस आपके सिक्योरिटी के जो कि आपके आईओटी पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं और आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर करने थे इन सारे क्वेश्चंस के। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी इस क्लास की पीडीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगेन इन्फॉर्मेशन है आपके गेस्ट पेपर्स के रिगार्डिंग। तो गेस्ट पेपर्स आप ले सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए पेपर्स बनाए गए हैं और हिंदी में भी अवेलेबल है पेपर, आप ले सकते हो। और हर मॉड्यूल के 2 पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है। नंबर आपके सामने अवेलेबल है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आपको सिंपली लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। और सब्सक्राइब कर लेना ओ लेवल जेएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और सभी लोग अपना ध्यान रखना, इस टाइम पर वायरल बहुत चल रहा है एंड आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। तो एग्ज़ाम से पहले बीमार नहीं पड़ना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बैठना है, पेपर दे के आना है। इसीलिए आप अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।